का विभाजन, सेल डिवीजन। उसके बाद था एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या था? ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि रोधक हार्मोन। काम क्या कर रहा था? पुराने पत्तों को प्लांट से तोड़ के अलग कर रहा था। ठीक है। उसके बाद था एथिलीन। तो एथिलीन का क्या काम था? फलों को पकाना। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। इसका आर्टिफिशियल फॉर्म क्या कहलाता है? एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से फल पकाने में एसिटिलीन। कौन सा हार्मोन गैसियस अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है। उसके बाद एक हार्मोन था फ्लोरीसेंस। तो फ्लोरीसेंस क्या काम कर रहा था? फूलों को खिलने में मदद कर रहा था। ठीक है, उतना याद कर लेना है। उसके बाद हेडिंग बनाना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन वन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे मानव में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। मानव में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। मानव की मानव की संपूर्ण क्रियाकलाप मानव की संपूर्ण क्रियाकलाप उसके पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र द्वारा उसके पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, न्यूरॉन आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हिंदी वाले लोग लिखेंगे न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। फिर बना लेंगे डेंड्राइट, पाइथन, बॉडी।
और ठीक है, तो ये फिगर जो है वो किस चीज का है, न्यूरॉन्स का है। ठीक है, तो ह्यूमन का जितना सारा एक्टिविटी है, जैसे प्लांट का एक्टिविटी कंट्रोल हो रहा था ट्रॉफिज्म से और हार्मोन से, ठीक है, अब हम लोगों के एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ट्रॉफिज्म और हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है? हम लोग का एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? तो नर्वस सिस्टम। ठीक है, और नर्वस सिस्टम बना किस चीज से है? न्यूरॉन से। इस कारण से न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसे कहते हैं? न्यूरॉन्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स से ही बॉडी का तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। ठीक है, और एक तंत्रिका तंत्र के इतने सारे भाग हैं। ठीक है, इसमें पहला पार्ट इसका क्या होता है? डेंड्राइट्स। ठीक है ना, इस न्यूरॉन का जो पहला भाग है वह कौन सा है आपका? डेंड्राइट। दूसरा भाग कौन सा है? साइटोन। तीसरा भाग कौन सा है? न्यूक्लियस। चौथा भाग कौन सा है? एक्सॉन। पांचवा माइलिन सिथ और छठा एक्सोनल। इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है? न्यूरॉन बना हुआ है। अब ये जो न्यूरॉन्स है इनकी संख्या हम लोगों के बॉडी में करोड़ों के आसपास। ठीक है, एक दो न्यूरॉन नहीं, करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। तंत्रिकाएं करोड़ों की संख्या में होती हैं। अब ये सारे न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड किसकी सहायता से करते हैं? तो हम लोगों के बॉडी के सेंस ऑर्गन्स की सहायता से। अगर हम एक लाइन में पूछे कि हम लोगों के बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कौन करता है, तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है। अब जैसे हम लोगों के बॉडी में अगर सेंस ऑर्गन की बात आप करो, सेंस ऑर्गन मतलब तंत्रिका ज्ञानेंद्रियां। तो सेंस ऑर्गन कितने सारे हैं? तो 5 हैं। पहला सेंस ऑर्गन कौन सा है? आई है। दूसरा कौन सा है? ईयर है। तीसरा नोज, टीथ, स्किन। नोज के बाद क्या हो जाएगा? टंग। और टंग के बाद क्या हो जाएगा? स्किन। ये 5 कौन है हम लोगों में? सेंस ऑर्गन है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां हैं। अब ये पांचों सेंस ऑर्गन अगर नहीं रहे तो बाहर का कोई भी मैसेज हम लोगों के बॉडी के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जा सकता है। अब त्वचा नहीं रहे तो ठंडा गर्मी पता चलेगा? नाक नहीं रहे स्मेल पता चलेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ईयर जो है ना, इस ईयर को क्या कहा जाता है? तो याद रखोगे, ईयर को हम लोग कहते हैं साउंड रिसेप्टर। ठीक है, ईयर जो है इसको क्या कहते हैं? साउंड रिसेप्टर। सॉरी, आई है यहाँ। आई को कहते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या कहेंगे? फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। यह प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण करता है। ईयर जो है इसको क्या कहते हैं? साउंड रिसेप्टर। साउंड रिसेप्टर ईयर को कहते हैं। नोज को कहते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? सूंघने वाला। टंग को क्या कहते हैं? टेस्ट रिसेप्टर। ठीक है,
टंग को जो है कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर, और स्किन को क्या कहते हैं, थर्मो थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, यानी यह तापमान को ग्रहण करता है, इसलिए स्किन क्या है, थर्मो रिसेप्टर कहलाता है। ठीक है, तो बाहर के मैसेज को हम लोगों के बॉडी के अंदर अगर भेजना हो तो कौन भेजेगा बाहर के मैसेज को, तो ये सब भेजते हैं। ठीक है, और जितने भी ये सेंस ऑर्गन हैं, ये सारे सेंस ऑर्गन जुड़े किस चीज से रहते हैं, याद रखोगे किससे जुड़ा हुआ है, डेंड्राइट से, न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। तो बाहर का किसी, जैसे हम कोई प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ा, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। अंधेरे में कोई वस्तु क्यों नहीं दिख पाती है, क्योंकि वहां प्रकाश अनुपस्थित है। तो प्रकाश क्या है, केवल किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। अब आपके बॉडी के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रही है, जिस कारण से हम आपको देख पा रहे हैं। और यही मीडियम रिफ्लेक्टिंग जो लाइट है वो नहीं रहे तो आप नहीं दिखोगे। तो प्रकाश का काम क्या होता है, किसी भी चीज को देखने में मदद करना। तो कैसे देखता है, जैसे ही आंख ने किसी चीज को देखा, उस मैसेज को वो तुरंत किसको पास कर देगा, डेंड्राइट्स को कर देगा। या फिर नाक को कोई स्मेल मिला, तो नाक ने स्मेल लिया, रिसीव किया, और उस स्मेल को तुरंत किसको पास कर देगा, डेंड्राइट्स को। त्वचा पर ठंडा गर्म का पता चला, त्वचा तुरंत उसको किसे पास कर देगा, डेंड्राइट्स को। अब डेंड्राइट्स उन सारे मैसेज को किसे देगा, साइटोन। साइटोन किसे कहते हैं, दिस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोन। ये जो तारा जैसी संरचना दिख रही है ना, इसको क्या कहते हैं, साइटोन। तो सबसे पहले मैसेज किसके पास आता है, सेंस ऑर्गन के पास। सेंस ऑर्गन से वो मैसेज किसके पास आता है, डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स उस मैसेज को किसे देता है, साइटोन को देता है। साइटोन उस मैसेज को किसे देता है, न्यूक्लियस। और सभी को पता ही है न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कहते हैं ना मास्टर ऑफ सेल, या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, या फिर इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क। किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के पास जो भी मैसेज आया, चाहे वो किसी का चीज पदार्थ का स्मेल आया हो, किसी पदार्थ का टेस्ट आया हो, तापमान आया हो, कुछ भी आया हो, और किसी प्रकार की ध्वनि आई हो, वो सारे मैसेज जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, न्यूक्लियस उन सारे मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। इस रूप में इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में उन सारे मैसेज को कौन कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियस। ठीक है, विद्युत तरंग के रूप में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो विद्युत तरंग किससे पास होकर के आगे बढ़ेगा, एक्सॉन से। किससे पास होगा, एक्सॉन से। ये वाला जो देख रहे हो एक्सॉन, इस एक्सॉन से पास होगा, और एक्सॉन से पास होकर के लास्ट में वो कहाँ पहुंचेगा, एक्सॉनल इंड, नर्व इंड के पास। ठीक है, और फिर जैसे ही यहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म हुआ, ठीक यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो एक दो न्यूरॉन जुड़ते कैसे हैं वो समझना। तो एक न्यूरॉन जहाँ खत्म हो रहा है उसको एक्सॉनल इंड कह रहे हैं। तो जहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म होगा, ठीक वहीं पर एक दूसरा न्यूरॉन जो होता है वह क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस तरीके से है। तो एक न्यूरॉन का ये वाला भाग उसका क्या कहलाएगा, नर्व इंड, और ये भाग क्या कहलाएगा, डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का नर्व इंड और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है वो आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यानी दो न्यूरॉन जिस स्थान पर जुड़ते हैं, इस स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा, एक न्यूरॉन, एक तंत्रिका का, लिखिएगा, एक तंत्रिका का डेंड्राइट, एक तंत्रिका का डेंड्राइट दूसरे तंत्रिका के, दूसरे तंत्रिका के तंत्रिका समाप्ति द्वारा, तंत्रिका समाप्ति द्वारा जुड़ा होता है, तंत्रिका समाप्ति द्वारा जुड़ा होता है, कौमा, वह स्थान, वह स्थान सिनेप्स, वह स्थान सिनेप्स, SYNAPS,
सिनेप्स कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। हिंदी वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे the dendrites of one neuron, the dendrites of one neuron is jointed by axonal end of another neuron, axonal end of another neuron called synapse, called synapse, SYNAPSE, called synapse। ठीक है, तो देखो इसका मैसेज लास्ट में किससे, एक्सोनल एंड से पास होता हुआ कहाँ आएगा, दूसरे न्यूरॉन में, और फिर इस न्यूरॉन से यहाँ पर सिनेप्स द्वारा दो न्यूरॉन जुड़ रहे हैं, तो इसका मैसेज फिर किस में चला जाएगा, इस न्यूरॉन में, और फिर ऐसे ही वो मैसेज करते करते शरीर के जितने सारे न्यूरॉन्स हैं सभी में चला जाएगा, और जहाँ न्यूरॉन खत्म होगा वहां से शुरू क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन जहाँ खत्म होंगे वहां से शुरू क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ खत्म होगा वहां पर क्या आ जाएगा, ब्रेन। क्लियर है। इस तरीके से, जैसे हाथ में यहाँ पर कोई चींटी काट रही है, तो चींटी काट रही है तो ये मैसेज अभी किसके पास है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से किसके पास जाएगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, साइटोन। साइटोन से कहाँ गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब इसे विद्युत तरंग के रूप में, इंपल्स के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और वो इंपल्स किसके द्वारा पास होकर आगे बढ़ेगा, एक्सॉन। और फाइनली कहाँ आएगा, एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड से कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के पास, और लास्ट में सारे न्यूरॉन से घूमता हुआ कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उसे कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन डिसीजन देगा, तो ब्रेन का फिर डिसीजन कहाँ पर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ जाएगा, सेंस ऑर्गन के पास, फिर वहां से हम लोग हाथ को क्या करेंगे, हटा लेंगे क्योंकि दर्द हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो पास होता हुआ आएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछेगा कि सेंस ऑर्गन से न्यूरॉन का कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या कहोगे, डेंड्राइट। ठीक है। दूसरा पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को न्यूरॉन्स के भीतर प्रोड्यूस कौन करता है, तो न्यूक्लियस। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन के अंदर पास कौन करता है, तो एक्सॉन। एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, तो इतना प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। बात बाकी उसका सब नाम याद रखोगे। आई को फोटो रिसेप्टर, ईयर को साउंड रिसेप्टर, नोज को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग को टेस्ट रिसेप्टर, स्किन को थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, उतना नाम याद कर लीजिएगा। चलिए, क्या न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है, बस शेप को मेंटेन रखता है, कोशिका के आकार को नियंत्रित रखता है। डीएनएस में बताएंगे, इसके बाद उसी पर आ रहे थे। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर। देखिएगा, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, तंत्रिका तंत्र के निम्न भाग हैं। हो गया। पहला लिखिएगा इसमें, पहला CNS। पहला लिखना CNS, ब्रैकेट में लिखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हिंदी वाले होंगे वो लिख लेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश वाला भी नाम लिखेंगे, हिंदी वाला भी लिखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हो गया। दूसरा लिखिएगा PNS। लिखोगे PNS, पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। में इसको कहते हैं पारिधीय तंत्रिका तंत्र।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस हो गया। और तीसरा लिखिएगा एएनएस। एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कितने भाग हो गए? 3, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ये 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। अब सबका जो फंक्शन है, कार्य है, वो क्या है? अलग अलग है। तो पहला हेडिंग बना लोगे सीएनएस, पहला हेडिंग बनाओगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस हो गया। इसमें डैश दे करके लिखना, सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु ब्रैकेट में लिख लेना, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रैकेट में स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है। सीएनएस का कौन कौन सा भाग है? ब्रेन है, और दूसरा कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 भाग हैं किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब इसमें पहला लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा ब्रेन। पहला हेडिंग बनाना ब्रेन, मस्तिष्क। इसमें डैश देकर के पहला पॉइंट लिखिएगा, द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इंसेफोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इंसेफोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इंसेफोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को इंसेफोलॉजी कहा जाता है। इंसेफोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, मस्तिष्कीय तरंग का मापन कौन से मशीन से किया जाता है? ईईजी, बताए थे ना, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो वो पॉइंट यहाँ लिखा नहीं रहे, वो याद होगा आप लोगों को। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, द ह्यूमन ब्रेन is enclosed within the human brain is enclosed within a bony box, bony, enclosed within a bony box which is formed by 8 bones, 8, which is formed by 8 bones called cranium, 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 cranium। हिंदी वाले लोग लिखना, मानव मस्तिष्क 8 हड्डियों से बने एक बक्से में 8 हड्डियों से बने एक बक्से में बंद होता है। इसे क्रैनियम, CRANIUM क्रैनियम कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है वो बाहर से कितने बॉक्सेस के अंदर बंद है? 8 बॉक्स। ठीक है।
बाहर से देखो कै गो हड्डी है, 8 हड्डी, और इस 8 हड्डी के अंदर में कौन बीच में यहाँ पर पैक है, ब्रेन। ठीक है, अब इस 8 हड्डी का ये जो बक्सा है, इसी बक्से को क्या कहा जाता है, क्रैनियम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे मस्तिष्क के जिस गुहा के अंदर में बंद है, उस गुहा का नाम है क्रैनियम, और ये क्रैनियम कितने बोन का बना हुआ है, 8 बोन का बना हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन मेल ब्रेन, the average weight of human male brain is 1400 gram, is 1400 gram male brain. The average weight of human male brain is 1400 gram, 1400 ग्राम, 1400 ग्राम, while it is 1350 ग्राम, 1350, 1350 ग्राम इन फीमेल, इन फीमेल, इंग्लिश हिंदी वाले लोग लिखना, मानव नर मस्तिष्क का औसतन भार, मानव नर मस्तिष्क का, मानव नर मस्तिष्क का औसतन भार 1400 ग्राम, 1400 ग्राम, जबकि जबकि महिला में यह 1350 ग्राम, 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, ह्यूमन मेल ब्रेन का वजन कितना है, 1400 ग्राम। अब ब्रेन का कैपेसिटी किस में मेजर किया है, जैसे पूछा जाए कि 1400 ग्राम क्या, तो कहोगे सीसी। 1400 ग्राम क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। तो ब्रेन की कैपेसिटी किस में मापी जाती है, सीसी में। ठीक है, सीसी का मतलब क्या होता है, क्रैनियल कैपेसिटी। याद रखोगे, ब्रेन का जो मेजरमेंट किया जाता है ना, वो किस में किया जाता है, क्रैनियल कैपेसिटी में किया जाता है, सीसी में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मेल का वजन ब्रेन कितना है, तो 1400 सीसी, फीमेल का ब्रेन कहेंगे 1350 सीसी। सीसी का मतलब क्रैनियल कैपेसिटी। बाइक वाला सीसी नहीं, बाइक में भी होता है ना, 100 सीसी का गाड़ी है, 350 सीसी का बुलेट है, तो सीसी अलग है। उस सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, जो बाइक का जो इंजन होता है ना, उसका सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, और इसका मतलब क्या है, क्रैनियल कैपेसिटी। ठीक है, तो 1400 सीसी का ब्रेन मेल में और 1350 सीसी का फीमेल में। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन द क्रैनियम एंड ब्रेन, बिटवीन द क्रैनियम एंड ब्रेन, membranes present, three membrane present, called menin, called meninges, meninges। ये वाले लोग लिखना, मस्तिष्क और क्रैनियम के बीच, मस्तिष्क और क्रैनियम के बीच तीन झिल्लियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क और क्रैनियम के बीच 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। इन्हें मेनिनजीज कहा जाता है, मेनिनजीज कहा जाता, मेनिनजीज बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी नाम भी यही है, मेनिनजीज कहा जाता है। इसमें पहला लिखना, हिंदी वाले भी सेम लिखोगे, ड्यूरामेटर डैश दे करके लिखना, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, आर्किनोइड, मध्य झिल्ली, मिडिल मेम्ब्रेन। और तीसरा लिखना, पिया
मेटर, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। हो गया। तो ब्रेन और क्रैनियम के बीच में कितने मेम्ब्रेन है? 3। पहला मेम्ब्रेन कौन सा है? ड्यूरामेटर। दूसरा मेम्ब्रेन कौन सा है? आर्किनवाइड। और तीसरा मेम्ब्रेन कौन सा है? पियामेटर। याद रहेगा, ड्यूरामेटर, आर्किनवाइड और पियामेटर, ये 3 मेम्ब्रेन हैं। और इन तीनों मेम्ब्रेन को मिला करके क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। याद रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्रैनियम हो गया आपका, और यहाँ ब्रेन हो गया, तो क्रैनियम और ब्रेन के बीच में कितने मेम्ब्रेन हैं? 3। सबसे बाहरी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? ड्यूरामेटर। बीच वाला क्या कहलाएगा? आर्किनवाइड। और इनर वाला क्या कहलाएगा? पियामेटर। और इन तीनों को मिला करके क्या कहेंगे? मेनिंजेस। आई बात समझ में? अगला पॉइंट लिखिएगा, बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ मेनिंजेस, बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ meninges a viscous fluid present, a viscous, viscous, viscous fluid present called cerebrospinal, a viscous fluid present called cerebrospinal fluid, comma, which protect brain from, which protect brain from outer injuries, outer injuries। हिंदी वाले लोग लिखना, मस्तिष्क और मस्तिष्क काट लीजिए, लिखिएगा मेनिंजीज के बीच, मेनिंजीज, मेनिंजीज के बीच, मेनिंजीज अभी लिखे थे ना, वही वाला, मेनिंजीज के बीच एक चिपचिपा द्रव्य, खिड़की को खोल दो, मेनिंजीज के बीच एक चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह बाहरी चोटों से, बाहरी चोटों से मस्तिष्क की, बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है, रक्षा करता है, बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। देखो ध्यान से समझो, ये हो गया आपका 1400 सीसी का ब्रेन, ठीक है। अब इसके बाहर में यह क्या हो गया? मेनिंजीज। क्या को झिल्ली है मेनिंजीज का? 3, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या हो गया? क्रैनियम। ये क्या हो गया? क्रैनियम हो गया, ठीक है। अब बाहर से, अब ये जो 3 झिल्लियां हैं, ड्यूरामेटर, आर्किनवाइड और पियामेटर, इन तीनों के बीच में एक द्रव्य पाया जा रहा है, एक लिक्विड है, फ्लूइड है, जो कि कैसा है? चिपचिपा है। जैसे आपको हार्ट का याद होगा, हमने हार्ट में क्या लिखवाया था? 4 चेम्बर का जो हार्ट है, उसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड है उसका नाम क्या बताया था? पेरिकार्डियल फ्लूइड। वैसे ही ब्रेन के बाहर में जो झिल्ली हुआ, यह हो गया मेनिंजीज, और मेनिंजीज के बीच में जो फ्लूइड हुआ वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब बाहर से किसी भी प्रकार का कोई चोट लगेगा तो चोट ब्रेन तक नहीं पहुंचे, इससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? यही फ्लूइड जो होगा वो प्रोटेक्ट करता है। आई बात समझ में? याद हो गया? तो मस्तिष्क के झिल्लियों में कौन सा द्रव्य भरा हुआ है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, जो बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ, इन्फेक्शन ऑफ
इंटेरोवायरस इंटेरोवायरस द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन infection of enterovirus the membrane of brain becomes swell. The membrane of brain becomes swell. Disease is called comma देखे disease is called meningitis. डिजीज इज कॉल्ड मेनिनजाइटिस. हिंदी वाले लोग लिखना इंटेरोवायरस के संक्रमण से इंटेरोवायरस के संक्रमण से इंटेरोवायरस के संक्रमण से मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाता है. मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाता है. कौमा यह रोग मेनिनजाइटिस कहलाता है. यह रोग मेनिनजाइटिस लिखा हुआ है बोर्ड पे, मेनिनजाइटिस कहलाता है. ठीक है. अब एक वायरस है, वायरस का क्या नाम है? इंटेरोवायरस. ठीक है. ये इफेक्ट किस पर डालेगा? ब्रेन पर. पहुंचेगा कैसे? तो कोई जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है वो खुले में छींक दिया, खांस दिया, तो जो नोजल ड्रॉपलेट निकला या माउथ से जो ड्रॉपलेट निकला उसके माध्यम से यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है. और प्रवेश करेगा तो कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन में. और ब्रेन के किस पार्ट में पहुंचेगा? तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में. और फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या कर देगा? संक्रमित करेगा, जिससे मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों में भयंकर सूजन आ जाता है. तीनों झिल्लियां सूज जाती हैं. कौन तीनों झिल्लियां? ड्यूरामेटर, आर्किनवाइड और पियामेटर. और तीनों झिल्लियों में जैसे ही सूजन आ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? मेनिनजाइटिस. जैसे तीनों झिल्लियों का नाम क्या था? मेनिनजीज. नाम क्या था? मेनिनजीज. तो मेनिनजीज में इंटेरोवायरस के कारण सूजन आ जाना क्या कहलाता है? मेनिनजाइटिस कहलाता है. ठीक है. तो मेनिनजाइटिस के केस में रोगी बहुत कम ही लोग रिकवर हो पाता है. इसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है, सिर में भयंकर दर्द रहता है, तेज बुखार रहता है. ठीक है. ब्रेन में ट्यूमर टाइप का भी बनना कई बार शुरू हो जाता है. तो अधिकांश केस में रोगी की मौत हो जाती है, बच बहुत कम पाता है. ठीक है. तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजीज में सूजन आ जाने को कहते हैं. और कौन से वायरस से यह बीमारी संक्रमित करेगी? तो इंटेरोवायरस के कारण. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट लिख लेना. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. द पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर मस्तिष्क के निम्न भाग हैं. मस्तिष्क के निम्न भाग हैं. द पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर मस्तिष्क के निम्न भाग हैं. पहला भाग लिखिएगा जेन. प्रोजेनसेफेलॉन. हिंदी वाले भी सेम लिखिए, प्रोजेनसेफेलॉन. प्रोजेनसेफेलॉन हो गया. ब्रैकेट में लिख लेना अग्र मस्तिष्क. इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे फोर ब्रेन. ब्रैकेट में हिंदी वाले लोग लिखना अग्र मस्तिष्क. अग्र मस्तिष्क. और इंग्लिश वाले लोग क्या लिखोगे? फोर, FORE, फोर ब्रेन. ठीक है. दूसरा लिखना मेजेन सेफेलॉन. मेजेनसेफेलॉन. मिड ब्रेन. ब्रैकेट में लिखना मिड ब्रेन. मध्य मस्तिष्क.
मध्य मस्तिष्क, और तीसरा लिख लेना रोहेम्बसेफेलॉन, हेमसेफेलॉन। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन का कितना पार्ट हो गया, तीन। कौन कौन सा, प्रोजेनसेफेलॉन, मेजेनसेफेलॉन और रोहेमसेफेलॉन। समझ गए, ये तीन पार्ट हो गया आपका किसका, ब्रेन का। अब तीनों का फंक्शन जो है वो क्या है, अलग अलग है। अच्छा, ब्रेन और माइंड दोनों एक है कि अलग अलग होता है? माइंड और ब्रेन दोनों एक ही है, एक ही है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। हाँ? ब्रेन बाहर वाला होगा, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको माइंड कहते हैं। समझ गए, नहीं समझे? जैसे कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर के अंदर जो डिब्बा ढक्कन उसका देख रहे हो, माउस उस देख रहे हो, वो सब डिब्बा ढक्कन क्या है, हार्डवेयर है। और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर है। यही है ना? वैसे ही जो ब्रेन का 1400 सीसी देख रहे हो ना, वो क्या है, हार्डवेयर है, वो मस्तिष्क हो गया। और उसके अंदर जिसके कारण थिंकिंग आ रहा है, जो थॉट्स आ रहा है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ब्रेन का सारा हिस्सा सारा काम नहीं करता। ठीक है, जैसे सेफेलॉन को देखोगे तो इसका कुछ और काम है, मेजेनसेफेलॉन का काम अलग है, रोहेमसेफेलॉन का काम अलग है। ठीक है, अब ब्रेन और माइंड दोनों वैसे ही हैं जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे ब्रेन का तीन हिस्सा है, वैसे ही माइंड का भी कितना हिस्सा होता है, तीन। माइंड के तीन हिस्से कौन कौन से हैं, तो एक माइंड होता है, इसको कहते हैं कॉन्शस माइंड। एक माइंड होता है जिसको कहते हैं सब कॉन्शस माइंड। और एक माइंड होता है इसको कहते हैं सुपर कॉन्शस माइंड। माइंड भी तीन हिस्से में, चेतन मन, अवचेतन मन, अति चेतन मन। मन का कितना हिस्सा, तीन। चेतन मन किसे कहते हैं, तो जिससे अभी अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये कौन से मन से कर रहे हैं, चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। मन का सबसे कमजोर वाला भाग जो है वो कौन सा मन होता है, चेतन मन होता है। मन का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये नॉर्मल अभी हम लोगों का थिंकिंग एबिलिटी, ये सारा कुछ कौन करता है, आईक्यू हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, जो सारा यह काम है, यह किसका है, कॉन्शियस माइंड का है, चेतन मन का। और चेतन मन से ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो अधिक समय तक सक्रिय नहीं रहता। रात में जब हम लोग सो जाते हैं तो सोने के बाद जो सपना देखते हैं, वो चेतन मन से देखते हैं कि अवचेतन मन से देखते हैं, अवचेतन मन से देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं। इसीलिए जग जाने के बाद वो सपने याद नहीं रहते, दिमाग से कुछ धुंधला धुंधला टाइप का याद रहेगा, पूरा याद कभी नहीं रहेगा। सपना पूरा याद रहता है, रात में मान लो देखे, सुबह में एकदम एकदम नीट एंड क्लीन याद आ रहा है कि वैसे ही। इसको याद आ गया, वो चेतन मन से देख रहा है, वो अचेतन मन से नहीं देख रहा। तो अचेतन मन से क्या किया जाता है, सपना देखा जाता है। मन का यह क्या है, शक्तिशाली रूप है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है। कई सारी मार्केट में किताबें पढ़ोगे ना, पैरासाइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है अवचेतन मन की शक्ति को जाने। ये मेन सक्रिय कब होता है, तो कुछ समय के लिए, रात में सोने के लिए जाओगे तो सोने के कुछ देर पहले पता रहता है ना कि नींद आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भंगवाए हुए हैं। उस समय अवचेतन मन सक्रिय होता है। या रात में, जब सुबह रात में सो के जब सुबह जगने वाले होते हो, तो नींद खुलने से कुछ देर पहले पता चलता है कि नींद खुलने वाला है, उस समय भी अवचेतन मन सक्रिय रहता है। इस पर बहुत अच्छा रिसर्च किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और कलाम साहब ने इस पर लिखा है एक किताब में, विंग्स ऑफ फायर, उनकी जीवनी। विंग्स ऑफ फायर पढ़े, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर कलाम की क्या है, जीवनी है। उसमें इन्होंने अवचेतन मन के सक्रिय एनर्जी के बारे में लिखा है कि कैसे यह काम करता है। मतलब कोई भी थॉट आपने अवचेतन मन में अगर बैठा दिया, एकदम गहराई से डीप बैठा दिए, तो आपके शरीर से आपका मन उस काम को क्या करेगा, पूरा करा लेता है। समझ में आ रहा है? जैसे रात में सोने जा रहे हो, उस समय एकदम अवचेतन मन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डाल दो कि ये काम करना है। प्रैक्टिकली सभी के साथ कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। जैसे मान लो किसी दिन सुबह में तुम्हें 4 बजे का ट्रेन पकड़ना है। ठीक है, 4 बजे क्या करना है, ट्रेन पकड़ना है। नॉर्मल दिन में आप 11 बजे सोने जाते हैं और अलार्म लगा के 8 बजे जगते हैं, ये आपका नॉर्मल दिन का रूटीन है। और किसी दिन आपको ट्रेन पकड़ना है सुबह 4 बजे, और उस दिन सोने गए कितने बजे, बज गया 12। 4 बजे का ट्रेन पकड़ने के लिए कितने बजे जगोगे,
3 बजे तब ना ट्रेन पकड़ाएगा, तो क्या घंटा सोने के लिए है? 3 घंटा। आपने 13 को अलार्म लगा लिया, 3:05, 3:07, 3:08 करते करते एक अलार्म से तो जगोगे नहीं, कुंभकर्ण का जीन जो है वो आ चुका है अंदर में, एक अलार्म से तो नींद खुलेगा नहीं। 13 को अलार्म लगाए हुए हो, ये वो मिस होगा उसको फिर दूसरा वाला जगा देगा। लेकिन उस दिन क्या होगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं, क्या होगा कि अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाए, ऑटोमेटिक, अलार्म बजने का भी जरूरत नहीं। 3 घंटा के अंदर में कम से कम 13 बार तुम्हारा नींद खुलेगा। और बार बार घड़ी चेक करोगे, कहीं एएम की जगह पीएम तो सेट नहीं हो गया, बज क्यों नहीं रहा, मतलब 3 घंटा का भी रात बिताना मुश्किल हो जाए। क्यों ऐसा होता है? तो अवचेतन मन के अंदर इतना डीपली यह बात बैठ चुका है कि सुबह में 3 बजे का ट्रेन है, छूट जाएगा तो ये दिक्कत आएगा। तो आपका अवचेतन मन आपको क्या कर रहा है? बार बार सक्रिय कर रहा है। अवचेतन मन एक ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, जिस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का नाम सुने हो? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि है कहाँ पर? तो ब्रेन का अगर किताब में तो फोटो देखे ही होंगे, कुछ इस तरीके का दिखता है ना, बीच में ऐसा गड्ढा जैसा रहता है, 2 साइड ब्रेन और बीच में गड्ढा जैसा रहता है। तो जो बीच में गड्ढा रहता है, ठीक है, ये वाला जो गड्ढा है, इसी गड्ढे के बीच में यहाँ पर, ठीक है, पाया जाता है कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को कहा जाता है गाइरस। ब्रेन के दोनों साइड ब्रेन है, ब्रेन के बीच में जो खांचा है ना, उसका अखरोट जैसा ही ब्रेन दिखता है ना, ब्रेन को देखो तो अखरोट जैसा, और अखरोट के बीच में भी एक लाइन दिखेगा, उस लाइन को क्या कहा जाता है? गाइरस। और गाइरस का जो एकदम मिड पॉइंट है, वहीं पर कौन सा ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। और एक दूसरा ग्लैंड होता है प्यूटिटरी ग्लैंड। तो प्यूटिटरी ग्लैंड तो यहाँ पर हो गया, एकदम दोनों भावों के बीच में, यहाँ पर एस्फेनॉइड रीजन ऑफ ब्रेन। और गाइरस के बीच में कौन सा ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को एक नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल ग्लैंड को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। मतलब ऑटोमेटिक आपके दिनचर्या को यह क्या करते रहेगा? मेंटेन करते रहेगा। आप इसको केवल इंफॉर्मेशन दो, वो आपको अलर्ट हमेशा रखेगा। और उसी पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है अवचेतन मन, रेगुलेट होता है उससे। तो अवचेतन मन उससे ज्यादा पावरफुल है। किससे? चेतन मन से ज्यादा सक्रिय, शक्तिशाली है। और इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? अति चेतन, सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड हम लोगों का नहीं, किसी का नहीं, मतलब कुछ गिने चुने लोग हुए जिनका यह क्या है? जागृत होता है। मतलब वो मन के जागृत हो जाने से लोग बैठे बैठे, टेलीफोन वगैरह संचार का कोई जरूरत नहीं, बैठे बैठे मैसेज दिमागे से भेज देगा और सामने वाला वहाँ रिसीव कर ले रहा है। कई सारे आप किताबों में पढ़ोगे कि कई सारे लोग हुए हैं जो, जिनको शरीर छोड़ना होता था, तो वो अपने शरीर से आत्मा को क्या करते थे? निकाल देते थे। माने मौत आने के लिए वो लोग ऐसा नहीं कि मर रहे हैं, वो लोग मरते नहीं थे, जब चाहते थे शरीर से आत्मा को क्या करते थे? अलग कर देते थे। तो उस तरीके का मन का जो शक्ति था, किसका था? तो पढ़िए इनका जीवनी, स्वामी विवेकानंद का, तो आपको मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन पर बैठे, ध्यान पर बैठे, और अपने शरीर से अपने प्राण को क्या कर दिया? अलग कर दिया। उनके गुरु कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। जब उन्हें कैंसर हुआ तो उन्होंने भी अपने शरीर से क्या किया? प्राण को वैसे ही अलग कर दिया। पंडित श्री राम शर्माचार्य शरीर से वैसे ही प्राण को अलग कर दिया। महर्षि अरविंदो शरीर से वैसे ही अलग कर दिया प्राण को। तो वैसे लोगों का कौन सा मन जागृत होता है? अति चेतन, सुपर कॉन्शियस माइंड। मन के भी कितने हिस्से? 3, चेतन, अवचेतन, अति चेतन। हम लोग अभी कॉन्शियस माइंड से ही परेशान है, वही अभी जागृत नहीं हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर पोटेंशियलिटी की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तक साइंस के अनुसार इस ब्रेन का कितना यूज हुआ है जानते हो? केवल 9.7%। मानव मस्तिष्क का केवल कितना यूज हुआ है? 9.7%। और किसने यूज किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूज किया। उससे ज्यादा यूज नहीं हुआ। कुछ लोग 10% लिखते हैं, तो मान लो 10% अभी तक ब्रेन का यूज हुआ है। हमारा और आपका अगर चेक किया जाए ना, तो हम लोग निगेटिव में है, माइनस में। खोल के चेक कर दिया है तो कुछ तो यूज नहीं किया है, एकदम अनयूज रखे हुए हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत यूज किया है कि खर्चा हो जाएगा, बचा के चलते हैं। अगर इसका 4-5% भी यूज हो जाए तो कमाल हो जाएगा। सोचिए 10% हिस्सा यूज करके दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है। केवल 10% यूज किया। इसके अंदर ब्रेन के अंदर कितना कैपेसिटी होगा? और ब्रेन रेगुलेट कैसे होगा? सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर में अगर वायरस लग जाए तो काम करेगा? हम लोग के सॉफ्टवेयर में वायरस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा है ना।
सबको पता है कि कौन कौन वायरस लगा हुआ है, बताने का जरूरत तो है नहीं। तो वायरस को क्या करिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, तब जाकर के काम बनेगा। वायरस रहेगा तो हैंग करेगा, थोड़ा सा लोड दोगे तुरंत क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा। कंप्यूटर में वायरस आता है तो हैंग करता है। तो वैसे ही क्या करो, वायरस को क्या करो, डिलीट कर दो 1 साल तक के लिए, तब ब्रेन बढ़िया से काम करेगा। साफ सुथरा दिमाग रखना चाहिए, है ना। अब दिमाग के अंदर गार्बेज डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। चलो, तो ब्रेन का कितना हिस्सा हो गया, 3। कौन कौन सा, प्रोजेनसेफेलॉन, मेजेनसेफेलॉन और रोहेमसेफेलॉन। यहाँ पर 4 ब्रेन, मिड ब्रेन इसलिए नहीं लिखे हैं कि जो ईईजी रिपोर्ट आता है ना इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का, उस ईईजी रिपोर्ट में इसी नाम से आएगा, ठीक है। वहां पर अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क नहीं लिखा रहता है, ठीक है। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो लिखा नहीं ना रहता है, ब्लड डायग्नोसिस पर क्या लिखा रहता है, इरिथ्रोसाइट्स लिखा रहता है, ल्यूकोसाइट्स लिखा रहता है, रोहेम थ्रोम्बोसाइट्स लिखा रहता है। वैसे ही मस्तिष्क के ये 3 हिस्से हैं, प्रोजेनसेफेलॉन, मेजेनसेफेलॉन और रोहेमसेफेलॉन। क्लियर है। पहला इसमें हेडिंग बना लीजिएगा प्रोजेनसेफेलॉन, पहला हेडिंग बनाएंगे प्रोजेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन हेडिंग बना लीजिए। डैश दे करके लिखिएगा। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। इसके 2 भाग हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। पहला लिखिएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, पहला लिख लेंगे सेरिब्रम, हो गया। डैश देकर लिखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कॉमा साइट ऑफ, साइट SITE, साइट ऑफ इंटेलिजेंस, साइट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉमा IQ, IQ, कॉमा मेमोरी, मेमोरी, कॉमा स्पीच, स्पीच, कॉमा थिंकिंग, थिंकिंग, कॉमा लव, लव, कॉमा हर्ट, हर्ट HURT, हर्ट, एक्सेट्रा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो जो IQ, IQ, कॉमा बुद्धिमता, कॉमा चतुराई, चतुराई, बातचीत, बातचीत, कॉमा प्रेम, प्रेम, कॉमा घृणा, घृणा इत्यादि का केंद्र है, इत्यादि का केंद्र है, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा डायन सेफेलॉन, डायन सेफेलॉन, डायन सेफेलॉन। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह प्यास एवं दर्द का केंद्र है। यह भूख, प्यास एवं दर्द का केंद्र है। इट इज साइट ऑफ, इट इज साइट ऑफ हंगरनेस, हंगरनेस, थ्रस्ट एंड फिजिकल पेन।
इट इज ए साइट ऑफ हंगरनेस, थ्रस्ट एंड फिजिकल पेन। हो गया। अब देखो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। अब कंफ्यूजन कहाँ पर आता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम लिखा हुआ रहता है तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो सेरिबेलम में याद रखोगे, आगे लिखवाएंगे भी। सेरिबेलम जो है वो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, और सेरिब्रम जो है वो क्या है? सबसे बड़ा भाग, लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। और सेरिबेलम किसका भाग है? हिंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है। मस्तिष्क के पिछले भाग का हिस्सा होता है सेरिबेलम, और ये मस्तिष्क के अगले हिस्से का, फोर ब्रेन का पार्ट। जितना सारा बुद्धिमानी वाला काम होता है, जितना सारा सोचने समझने वाला काम होता है, वो सब किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। बातचीत कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? सेरिब्रम से कर रहे हैं। अब बातचीत करने के लिए कोई रिहर्सल करके आता है क्या? तो दो गो दोस्त है, उसको बातचीत करना है तो एक दिन पहले रिहर्सल करता है, सब क्या बतियाना है, नहीं करता है। तो बातचीत तो एकदम रैंडमली हो रहा है, तो कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। सोच रहा है कोई तो किससे सोच रहा है? सेरिब्रम से सोच रहा है। झूठ बोल रहा है तो किससे बोल रहा है? सेरिब्रम से बोल रहा है। यादाश्त का केंद्र, मतलब जितना मेमोरी है अभी तक दिमाग में, वो सब किसके अंदर है? सेरिब्रम के अंदर है। हार्ड डिस्क यही है हम लोगों का, सेरिब्रम है। समझ गया? प्रेम किसी से होता है तो किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। जबकि कहता है सब क्या है? किससे प्रेम कर रहे हैं? दिल से प्रेम कर रहे हैं। दिल इज ओनली अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? केवल एक पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सेल में पहुंचाना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सेल से बाहर निकालना, यही काम है किसका? हार्ट का। तो अब बोलना हो तो क्या कहोगे? हम तुमसे दिमाग से प्यार कर रहे हैं। क्या बोलोगे? हम तुमसे दिमाग से प्यार कर रहे हैं। प्रेम करने का काम किसका है? सेरिब्रम का है। ठीक है। हार्ट ये सब काम नहीं करता। हार्ट केवल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्लियर है? तो किससे प्रेम होता है? सेरिब्रम से। किसी से नफरत होता है तो दिल से। कहता है ना, तुमको दिल से बददुआ दे रहे हैं, क्योंकि दिल बददुआ दे ही नहीं सकता है, साइंस के अगेंस्ट है। ठीक है। बददुआ कहाँ से निकलेगा? सेरिब्रम से निकलेगा। ठीक है। किसी से नफरत होगा तो किससे होगा? सेरिब्रम से होगा। प्रेम और घृणा दोनों का केंद्र कौन? सेरिब्रम। ओके। चलिए दूसरा इसमें क्या है? डाइएनसेफेलॉन। तो डाइएनसेफेलॉन क्या काम करेगा? तो भूख का, प्यास का और दर्द का। भूख लगेगा तो दिमाग को मैसेज कौन देगा? डाइएनसेफेलॉन। प्यास लगेगा तो कौन देगा? डाइएनसेफेलॉन। और वहां पर मैंने मेंशन कर दिया स्पेशली, ओनली नॉट पेन, फिजिकल पेन। फिजिकल पेन माने शरीर में दर्द, दिमाग वाला दर्द नहीं। दिल टूट जाने पर भी दर्द होता है, तो कौन दर्द रहता है? दिमाग वाला दर्द रहता है। हाँ पूछने वाले थे ना। तो वो कौन सा दर्द होता है? दिमाग वाला दर्द होता है। तो वो वाला दर्द नहीं। कौन सा दर्द? फिजिकल पेन, जैसे कोई सुई चुभा दिया। ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था कि किसी क्वेश्चन बैंक में देखे थे कि शरीर के किस हिस्से पर सुई चुभाने से भी दर्द नहीं होगा। क्वेश्चन था कि शरीर के किस हिस्से पर सुई चुभाने से दर्द नहीं होगा। ऑप्शन दिए हुए था हार्ट, पहला ऑप्शन है हार्ट, दूसरा ऑप्शन है मान लो ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है स्किन, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बोन, हड्डी। किसमें सुई चुभाने पर दर्द नहीं होगा? हाँ? हार्ट में। बोन सबसे ज्यादा दर्द होता है। जिन लोगों का यहाँ पर सिरेमिक एक फ्लूइड होता है दो बोन्स के बीच में, जो पटेला ज्वाइंट है ना, उसमें फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड सूख जाने पर दोनों बोन आपस में रगड़ खाता है, उसी डिजीज को कहते हैं अर्थराइटिस, गठिया रोग जिसको कहा जाता है। तो उसमें जब यहाँ पर सुई दिया जाता है ना हड्डी के अंदर, तो छटपटा जाता है। तो सबसे खतरनाक दर्द होता है, हड्डी को छेद के सुई दे जाता है। बताओ क्या होगा? अरे चार ऑप्शन है, बता। स्किन पे नहीं होता, सुई चुभा तो दर्द नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। ठीक है। मस्तिष्क में सुई भी चुभे ना तो दर्द नहीं होगा। अभी नहीं कि जाके छेद लेना माथा है ये छेदोगे तो दर्द होगा। यहाँ स्किन ही है ना जी। ब्रेन में अगर सुई चुभाया जाए तो वहां दर्द नहीं होगा, वहां पर कोई पेन का, दर्द का रिसेप्टर नहीं है। जैसे मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द नहीं होगा। यहाँ चुभाओगे तब दर्द होगा, यहाँ चेक मत करना जाके आगे। ठीक है।
तो डाइएनसेफेलॉन किसका केंद्र हो जाएगा? आपका फिजिकल पेन का, शरीर में दर्द जो होता है उसका। ठीक है। एक अपने ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री वही थे। तो जिस समय प्रधानमंत्री थे वो, तो उनके हाथ में घाव हो गया था, जख्म हो गया था। घाव का ऑपरेशन कराने के लिए गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहा कि आपको पहले बेहोश कर देते हैं, ताकि घाव का ऑपरेशन करना आसान होगा, नहीं तो बहुत दर्द होगा ऐसे सर्जरी करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, बेहोश नहीं करो, ऐसे ही करो। तो बोला कि हाथ को शून्य कर देते हैं तब सर्जरी कर देंगे। उन्होंने बोला कि सर्जरी करो या डायरेक्ट शून्य भी नहीं करना, सीधे सर्जरी करो। डॉक्टर कहा कि कैसे इतना दर्द बर्दाश्त कर पाइएगा? तो कहा तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़े, तुम करो अपना काम। डॉक्टर भाई मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ऑर्डर दे रहे हैं, कैसे नहीं मानेगा। सर्जरी शुरू किया। सर्जरी शुरू करने जा रहा था तो शास्त्री जी ने उससे कहा कि एक गीता की किताब लाओ। शास्त्री जी गीता पढ़ते रहे, डॉक्टर उनका सर्जरी करते रहा। 15 मिनट तक सर्जरी चला और शास्त्री जी के चेहरे पर दर्द का निशान तक नहीं आया। दर्द जो हो रहा था उसका भाव भी उनके चेहरे पर नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्ट करने वाला, जो मैसेज को ट्रांसमिट करना, दो नर्व होता है हम लोगों के बॉडी में। स्पाइनल कॉर्ड में दिखाएंगे, मोटर नर्व होता है और सेंसरी नर्व होता है। तो मोटर नर्व दिमाग से मैसेज को सेंस ऑर्गन तक लेके आता है, और शरीर के मैसेज को ब्रेन तक कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व। तो उस मैसेज को कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था? रोक दिया था। तभी ना इन्फॉर्मेशन, हाथ का इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा रहा है और ब्रेन अपना डिसीजन यहाँ तक नहीं भेज पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल पेन कैन बी कंट्रोल। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए। 98 साल की उम्र में हाथ में गोली लगी, किन के? हाथ काट करके क्या किया? गंगा जी में बहा दिया। क्या नाम था? 75 साल में थे। 75 साल में थे, एग्जैक्टली एज मुझे नहीं पता। कुंवर सिंह थे ना, बाबू कुंवर सिंह जी। तो वैसे वैसे लोग हुए हैं जिनको फिजिकल पेन कुछ असर नहीं करता था। ठीक है। तो डाइएनसेफेलॉन किसका केंद्र है? भूख का, प्यास का और फिजिकल पेन का, शारीरिक दर्द। अब तो सब कमजोर कमजोर लोग पैदा हो रहा है, नस्लें गबड़ा गया है। आज के टाइम का जो नस्ल पैदा हो रहा है वो सब कैसा पैदा हो रहा है? एकदम कमजोर कमजोर पैदा हो रहा है। ठीक है। सब मिर्चैया पड़ा का कहीं फूटेगा तो भाग जाएगा, घर में घुस जाता है सब। पहले के समय का फ्रीडम फाइटर लोगों के बारे में सुनने पर लगता है कि रियल में लोग पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। संशय नहीं लगता है? अब सोचो 13 साल की उम्र में थे कौन? करतार सिंह सराबा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में नाम आता है उनका, है उस समय। करतार सिंह सराबा वही स्पीच दे रहे थे, और उन्हीं का स्पीच से प्रेरणा पा करके भगत सिंह बने, तैयार हुए। सुखदेव बने। उसके बाद 3 लोग थे ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों लोग तैयार हुए। किससे प्रेरणा पा करके? करतार सिंह सराबा। 13 साल का बालक था, 13 साल का बच्चा था, उससे प्रेरणा लेकर। 23 साल की उम्र में उतना सारा कांड करके चले गए लोग। वैसा नस्ल पैदा होता है? क्यों नहीं पैदा होता है? म्यूटेशन गड़बड़ा गया है यहाँ का। ऐसे लोग हुए हैं। आज के समय में डिप्रेशन में है, सब कुछ नहीं कर रहा है फिर भी डिप्रेशन में। पहले डिप्रेशन ऑपरेशन होता ही नहीं था। कंट्रोल नहीं कर सकता। भूख पर कंट्रोल कैसे हो सकता है? भूख का रिलेशन जो है वो HCl से है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करोगे भूख को, तब पेप्टिक अल्सर बन जाएगा। डैमेज तो होगा ही ना। HCl बनना तो नहीं रोक सकते, इनवॉलेंट्री एक्शन है वो। और HCl बनेगा तो भूख लगेगा, और कहोगे कि नहीं खाएंगे, भूख लगेगा फिर भी नहीं खाएंगे, तो म्यूकस के मेम्ब्रेन को डिकम्पोज करेगा। अब म्यूकस डिकम्पोज होगा तो स्टमक के अंदर अल्सर बन जाएगा। मामला खत्म, रफा दफा सफा। समझ गए? चलिए, तो दो भाग फोर ब्रेन का याद रखना है। कौन कौन सा? सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। इसके बाद दूसरा लिखिएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। दूसरा लिखना मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में डैश दे करके लिखिएगा, इट इज साइट ऑफ, इट इज साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग। इट इज साइट ऑफ विजन, VISION, विजन एंड हियरिंग। यह देखने और सुनने का केंद्र है। यह देखने और सुनने का केंद्र है। ठीक है। देखने और सुनने का केंद्र कौन हो जाएगा? मिड ब्रेन। ठीक है। तीसरा लिखिएगा हिंड ब्रेन। इसका कोई भाग नहीं है मिड ब्रेन का।
तीसरा लिखेंगे हिंड ब्रेन, हिंड HIND, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। इसमें पहला लिखिएगा सेरिबेलम, पहला लिखिएगा सेरिबेलम। डैश देकर के इसमें लिखना इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन which is site of which is site of muscular activities, muscular activities, muscular activities. It gets stimuli from, it gets stimuli from middle part of the ear, it gets stimuli from middle part of the ear. इंग्लिश वाले लोग लिखना यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है जो जो मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय नियंत्रण का कार्य करता है। यह मांसपेशीय नियंत्रण का कार्य करता है तथा तथा यह कान के मध्य भाग से, कान के मध्य भाग से सूचनाओं को ग्रहण करता है, कान के मध्य भाग से सूचनाओं को ग्रहण करता है, कान के मध्य भाग से सूचनाओं को ग्रहण करता है। हो गया। अब दूसरा लिख लेना मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा। डैश देकर के लिखना यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जो जो श्वसन दर का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण, कॉमा उल्टी तथा निगरण का केंद्र है, तथा निगरण, निगरण का केंद्र है। इंग्लिश वाले लोग लिखना इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, posterior part of the brain which is site of, which is site of respiration, site of respiration, comma vomiting, vomiting and inhalation of food, and inhalation, इनहेलेशन ऑफ फूड। ठीक है। अब ध्यान दोगे इसमें सेरिबेलम जो है वो क्या काम करेगा, तो केवल एक ही काम है इसका, क्या नियंत्रित करना, मस्कुलर एक्टिविटी को नियंत्रित करना। ठीक है। मांसपेशियों से संबंधित जो गति है उसको कंट्रोल कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा। याद रहेगा, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि लिक्वर पीने के बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है, तो क्या कहिएगा, सेरिबेलम। तो व्यक्ति शराब पी लेता है, उसका मस्कुलर एक्टिविटी गड़बड़ा जाता है ना, पैर रखना चाहेगा यहाँ, रखाएगा यहाँ, होता है, तो कौन करता है इस काम को, सेरिबेलम। तो शराब पीने के बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित, सेरिबेलम। इस कारण से मांसपेशीय गति नियंत्रित नहीं होती। ठीक है। दूसरा कौन सा है, मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो मेडुला ऑब्लेंगाटा ब्रेन का सबसे पिछला भाग, और ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखोगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ।
इसका सीधा संबंध किसके साथ है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसका सीधा संबंध है, सीधा वो मेरुरज्जु के साथ जुड़ा हुआ है। काम क्या करेगा? तो श्वसन दर का नियंत्रण। 1 मिनट में कितना बार हम लोग सांस लेते हैं? तो 15 से 17 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं ना। तो कौन नियंत्रित करता है इसको? मेडुला ऑब्लेंगाटा नियंत्रित करता है। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो दिक्कत होता है। कई बार देखोगे लोग छोटा बच्चा को गोदी में फेंक फेंक के खिलाता है, होता है ना, छोटा बच्चा उसको लोग क्या करता है? हवा में फेंक फेंक के खिलाता है। आप लोग खिलाए हैं? नहीं खिलाए? साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, उसको लोग क्या किया? हवा में फेंक लिया, फिर कैच किया, फिर फेंका, फिर कैच किया, फिर फेंका, फिर कैच किया। कई बार फेंक देता है, कैच नहीं होता है। फेंका, कैच नहीं हुआ, तो कैच नहीं हुआ तो बेचारा गिर जाता है कहाँ? नीचे। अब नीचे गिरा तो क्या देखना, काय दे चिल्लाता है, चिल्ले रह जाता है लंबा समय तक। फिर उसके पीठ पर ठोकना पड़ता है, बाबू सांस लो सांस लो, तब सांस लेता है। उस समय स्टिमुलेशन कहाँ पहुंच जाता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा के पास, जिससे उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिगड़ जाता है। तो श्वसन दर का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लेंगाटा। वोमिटिंग का, वोमिटिंग मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया, या फिर भोजन को निगलना, तो उल्टी और निगरण, निगरण माने भोजन निगलना, और वोमिटिंग दोनों किसके द्वारा होता है? तो आपको याद होगा, हमने बताया था आपको एपिग्लॉटिस का नाम याद है? एपिग्लॉटिस ओसोफेगस में, एपिग्लॉटिस क्या कर रहा था? फूड पाइप को और विंड पाइप को दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो एपिग्लॉटिस जो है जब खुलेगा तो भोजन कहाँ आएगा? स्टमक में। और एपिग्लॉटिस खुलेगा तो भोजन, सांस कहाँ जाएगा? लंग्स में। तो इस एपिग्लॉटिस को खुलने और बंद होने में मदद कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा करता है। ठीक है, तो ब्रेन में इतना ही था, 3 पार्ट ब्रेन का, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कल स्पाइनल कॉर्ड और इस चैप्टर को खत्म कर, इतना रिवाइज करके आइएगा। और जो 50 क्वेश्चन है उसको बना के भी आइएगा, जो बचा हुआ 50 क्वेश्चन है वो बना के आइएगा।